हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जनरल अवेयरनेस के हिस्ट्री स्पेशल सेशन के थर्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम 2 क्लासेस अपने कर चुके हैं, 2 सेशन हम लगा चुके हैं और उन दोनों ही सेशंस का आप लोगों का देखना बहुत ज़रूरी है अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो, क्योंकि उन दोनों ही सेशंस में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं। तो उससे रिलेटेड अगर इस क्लास में और क्वेश्चंस आएंगे तो उसकी उतनी डिटेल्ड यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। तो मेरे आपसे यही एक गुजारिश रहेगी क्लास शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं दोनों, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। ये इस पूरे हिस्ट्री स्पेशल जो सेशन चल रहे हैं हमारे, उसका सेकंड लास्ट पार्ट है। आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चन देखेंगे और अगली क्लास जो कि लास्ट क्लास होगी उसमें भी हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। वो हमारे पूरे यहाँ पे जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हुए थे हमारे हाल फिलहाल में, उन सभी में पूछे गए हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को कवर करेगा। चलिए सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 61st क्वेश्चन है पूरी सीरीज का। बुद्धास टीचिंग वर्क केप्ट इन, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो डैश में रखा गया है। सुता पिटका, विनय पिटका, अभिधाम पिटका या फिर जतका कथा। तो देखो यहाँ पे 4 काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। जो ये काउंसिल्स हुई थी वो अलग अलग समय पर हुई थी, अलग अलग समय पर अलग अलग राजा थे उनके अंडर हुई थी, अलग अलग चेयरमैन थे। ये जो काउंसिल हुई थी उनके अलग अलग नतीजे भी निकले थे, यानी कि अलग अलग रिजल्ट भी निकले थे। अगर मैं बात करूं पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो टोटल 4 हुई, उसमें जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा जैसे मैं आप पूरी डिटेल बताऊंगा, और पूरी डिटेल बताने का मकसद क्या है वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। जो फर्स्ट काउंसिल थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, हिंदी वाले साथी भी समझ जाए, सम्मेलन, पहला सम्मेलन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल ये आप लोगों की 483 बीसी में हुई थी। टाइम पीरियड उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, बट फिर भी हम सारी चीजें करके चलेंगे। हो सकता है आगे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई आपका जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसका समय क्या था, तो 483 बीसी यानी कि 483 बीसी में था। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर यानी कि उस टाइम पे जो रूलर था वो कौन थे, जिसके अंडर ये हुआ था? अज्ञात शत्रु, अज्ञात शत्रु, ठीक है। और यहाँ पे चेयरमैन की भी बात कर लेते हैं पहले, इस फर्स्ट काउंसिल के तो चेयरमैन की भी बात कर लेते हैं। इस काउंसिल के जो चेयरमैन थे महाकश्यप, वो कौन थे? महाकश्यप। जगह कहाँ था, प्लेस कहाँ थी? प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पे। प्लेस क्या थी? राजगृह, राजगृह जो कि बिहार में है। यहाँ पे जो रिजल्ट निकला था ना, वो ही आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर देगा। तो इसलिए मैं पूरी डिटेल आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि हर डिटेल पे एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बना वो इसके रिजल्ट बेस पे एक क्वेश्चन बना है। तो रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पे 2 ग्रंथ ऐड करे गए, बुद्धिज्म में 2 ग्रंथ ऐड करे गए। जो पहला ग्रंथ था वो था आपका सुत्त पिटका, सुत्त पिटका। और सेकंड जो ग्रंथ था वो आपका था विनय पिटका। वो क्या था आपका? विनय पिटका। अब यहां पे क्या है, सुत्त पिटका में क्या था? बुद्धा की टीचिंग थी, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। सुत्त पिटका में क्या है? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। और विनय पिटका में क्या है? प्रोटोकॉल्स ऑफ बुद्धिज्म, प्रोटोकॉल ऑफ बुद्धिज्म। प्रोटोकॉल ऑफ बुद्धिज्म से मतलब, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा मतलब बुद्ध की शिक्षाएं, प्रोटोकॉल ऑफ बुद्धिज्म से मतलब है कि बुद्धिज्म में क्या क्या नियम कानून बेसिकली फॉलो करने होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कोई भी धर्म है, अगर हम उसको मानते हैं तो उस धर्म में कुछ यूं कहें तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। उसी हिसाब से बुद्धिज्म का जो प्रोटोकॉल था, जो उनको फॉलो करना था, वो सारे बातें किस में लिखी गई?
विनय पिटका में लिखी गई। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? वो बनता है बुद्ध की जो टीचिंग है, जो शिक्षाएं हैं, वो किस में आई? सुत्त पिटका में आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका विनय पिटका भी आपको पता चल गया। अभिधाम पिटका, अभिधाम पिटका ये थर्ड काउंसिल में, ये थर्ड काउंसिल, जैसे कि हमने बात करी है फर्स्ट काउंसिल की सारी डिटेल अगर हमने बात कर ली, तो जो थर्ड काउंसिल थी आपकी पाटलिपुत्र में, जो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, जो प्लेस था पाटलिपुत्र, यहाँ पे जो रूलर था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये जो काउंसिल हुई थी वो अशोका के टाइम पे हुई थी, अशोका के अंडर हुई थी। ठीक है, जो ये पूरी काउंसिल थी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अशोक ने आगे चल के बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो अशोका के टाइम पे ये थर्ड काउंसिल हुई थी। और यहाँ पे जो रिजल्ट था, एक और नया ग्रंथ ऐड करा गया था, न्यू ग्रंथ, उसका नाम है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, तो ये सारी डिटेल आप लोगों ने लिख ली होंगी उम्मीद करता हूँ। नहीं लिखी तो थोड़ा वीडियो को पीछे चले जाना, मैं डिलीट नहीं करना चाहता था, वो इरेजर लेना चाहता था, पूरा ही इरेज हो गया। खैर, आप लोगों के पास ऑप्शन है कि थोड़ा सा पीछे जाके आप देख सकोगे। तो ये थर्ड काउंसिल की हम बात कर रहे थे, तो थर्ड काउंसिल में ये एक नया ग्रंथ ऐड करा गया था, और इसमें क्या है? इसमें है बायोग्राफीज है, किसकी है? बायोग्राफीज ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुए हैं उनकी अपनी जीवन कथाएं हैं, जीवनियां हैं। बायोग्राफी का मतलब जीवनियां। अब मैं फोर्थ, और यूं कहें कि बहुत बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे, हर जो काउंसिल हुई थी इनकी, जो थर्ड सेशन हुआ, थर्ड काउंसिल, फोर्थ काउंसिल, सेकंड काउंसिल भी इंपॉर्टेंट थी, तो ये सारे के सारे जितने भी काउंसिल थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट थे। फोर्थ काउंसिल में एक बहुत मेजर चीज निकल के आई थी, जो रिजल्ट निकल के आया था वो बहुत मेजर था, तो उसके बारे में भी अगर मैं बात करूं तो फोर्थ काउंसिल आपकी हुई थी कश्मीर में। फोर्थ काउंसिल आपकी कश्मीर में हुई थी, और आपका कनिष्क रूलर थे, कनिष्क रूलर। यहां से जो रिजल्ट, ये रूलर इनके अंडर, यहां से जो रिजल्ट निकला था ना, उसने बुद्धिज्म को बिल्कुल बदल दिया था। दो हिस्सों में बट गया था, हीनयान और महायान में। रिजल्ट क्या था? हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और महायान में अपनी अपनी यूं कहें कि धारणाएं हैं, अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं। तो उस हिसाब से है कि किसी में मांस खाना वर्जित है, तो किसी में उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करी गई है कि मतलब खाओ ना खाओ, वो उस पर बेस्ड है कि वर्जित नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ काउंसिल में हीनयान और महायान में यहाँ चीजें बट गई थी। थर्ड में तीसरा ग्रंथ ऐड करा गया था। फर्स्ट में सुत्त पिटका और विनय पिटका दो ग्रंथ लिखे गए थे, जिसमें टीचिंग्स ऑफ बुद्धा और प्रोटोकॉल ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बात करी गई थी। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड बाबर डिफीट द राजपूत ऑफ चंदेरी? आप लोगों को बाबर की जितनी लड़ाई थी पिछली क्लास में, उससे पिछली क्लास में सारी बता चुका हूँ, बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। मुझे लगता है कभी किसी ने अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो ये क्लास पढ़ के भी सारी बाबर की जो जितनी भी लड़ाई थी वो बता सकता है। तो बाबर की जो लड़ाई थी, अगर बात करें, शुरुआत यहाँ पे मुगल साम्राज्य की हुई थी 1526 में, जब बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। 1527 में बाबर ने क्या लड़ा था? बैटल ऑफ खानवा, जिसको बहुत चर्चित बैटल है, बैटल ऑफ खानवा, जो कि बाबर और वर्सेस राणा सांगा जी के बीच में हुई थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये सारी बातें। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी, बैटल ऑफ चंदेरी। और बैटल ऑफ चंदेरी में कौन थे? वर्सेस मेंदिनी राय। मेंदिनी राय ये भी राजपूत थे, चंदेरी के राजपूत थे। और 1529 में हुई थी बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा। अब फटाफट कमेंट करके बताओ ये किसके खिलाफ थी?
मुझे यकीन है, मुझे आप लोगों पर यकीन है, अगर ये वीडियो 100 लोग देख रहे हैं तो 50 कमेंट आएंगे जो बता पाएंगे कि बैटल ऑफ घाघरा किस किस के बीच में हुई थी, बाबर और किसके बीच में हुई थी। बाबर की यही मेजर लड़ाई है, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा, और उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि बैटल ऑफ घाघरा किस किस के बीच में हुई थी, बाबर वर्सेस कौन थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि निम्नलिखित में से किस संधि शर्त के अनुसार भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं दी। स्वतंत्र सशस्त्र सेना का मतलब क्या है? खुद की अपनी पर्सनल आर्मी, जो कि हथियारबंद आर्मी है, जो कि उसके कहने पर किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकती है, किसी पर अटैक कर सकती है। कोई अटैक हो रहा है तो उस राजा की जो साम्राज्य है उसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सकती है। क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे आ गए थे और अंग्रेजों ने एक नई पॉलिसी अपनाई थी जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। जिसका नाम क्या था? सब्सिडरी अलायंस, यानी कि आपकी सहायक संधि। सहायक संधि, क्या नाम था? सहायक संधि। इस संधि के तहत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बताता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। जैसे रानी झांसी, रानी झांसी का जो झांसी है पूरा, वो अंग्रेजी हुकूमत के अंडर आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। उसके तहत क्या था? अगर किसी राजा साम्राज्य का वंश आगे नहीं है, कोई उसका वंश बढ़ाने वाला कोई बच्चा नहीं है, तो उस साम्राज्य को अंग्रेजी हुकूमत के अंडर मिला दिया जाएगा। सब्सिडरी अलायंस में क्या था? सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि के रूप में क्या था भाई? एक वैसे तो पूरा एरिया अंग्रेजों के अंडर आ ही गया है, बट उसको उस एरिया का राजा बनाए रखते थे, यानी कि एक नाम मात्र का राजा बनाए रखेंगे। उसको महल है, महल के अंदर सुख सुविधाएं हैं उसकी, वो रहेंगी। बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वहां पे अंग्रेजों के पास रहेगा। और साथ ही साथ सहायक संधि में अंग्रेजों की मदद हमेशा तत्पर रहनी पड़ेगी। जो भी रिवेन्यू होता है वो हमेशा अंग्रेजों की एक दोस्त की तरह मदद करनी पड़ेगी, बट वो खुद की मदद नहीं कर सकता। एक ऐसी संधि जिसमें अंग्रेजों की मदद पर खुद की मदद नहीं। खुद की मदद कैसे? कि उस पे कोई भी आर्मी नहीं होगी, वो उसकी जितनी भी सारी आर्मी थी वो अब अंग्रेजी हुकूमत के अंडर आ गई। अब वहां पे कोई भी जो भी फैसले लेने होंगे, आर्मी बेस्ड फैसले, वो सारे अंग्रेज लेंगे। यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये था। इसमें इंडिपेंडेंट खुद की पर्सनल आर्मी नहीं होगी। जितने भी सब्सिडरी अलायंस के अंडर आ गए थे राजा, उन सभी की जो आर्मी थी अब वो उनकी खुद की आर्मी नहीं रही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 पर। हु वाज द फाउंडर ऑफ सईद डायनेस्टी? ये सारी बातें हम क्लियर कर चुके हैं। सईद वंश, आप लोगों को पता है दिल्ली सल्तनत में 5 थे, ठीक है। सईद वंश में खिज्र खां कौन थे फाउंडर? खिज्र खां। सईद वंश में कौन फाउंडर थे? खिज्र खां। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारा इनका पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी समझ चुके हैं। खिज्र खां के बाद कौन, ये पूरी डिटेल हमने पिछली क्लास में यहाँ पे डिस्कस करी थी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। Who was the founder of दिल्ली सल्तनत in मिडवल इंडिया? 1206 एडी में। 1206 एडी में किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव वंश या फिर मामुल्क वंश, स्लेव डायनेस्टी या फिर मामुल्क डायनेस्टी, इसकी स्थापना करके दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। बेशक से कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे संस्थापक थे, पर इल्तुतमिश को एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्चुअल फाउंडर। एक्चुअल फाउंडर और फाउंडर में क्या फर्क होता है? कि देखो, अगर मान लो कि भाई किसी एक घर की नींव रखनी है, तो आपके पिताजी ने उसका काम तो शुरू कर दिया, पर वो उस काम को उतना बढ़ा नहीं पाए। तो आपने क्या करा कि भाई अब उस काम को, कि वो खुदाई हो गई है, नींव रखी जा रही है, तो उसको फाइनेंशियली मदद करी, फिजिकली मदद करी, और उसको पूरे ढंग से नींव अच्छे ढंग से बनाई।
शुरुआत बेशक हुई थी, पर एक्चुअल फाउंडर उस जगह के कौन कहलाए जाओगे, फिर आप कहलाए जाओगे। उसी तरीके से यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे शुरुआत तो रख दी थी स्लेव ट्रेड, वो छिन्न भिन्न थी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट में टाइम लगता है, तो प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे, इल्तुतमिश द्वारा करी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Who was the who of the following founded People's Education Society? People's Education Society के यहाँ पे किसने फाउंड करी थी, उससे पहले मैं आप लोगों को नीचे लिखी कुछ लाइनों पे यहाँ पे फोकस रखवाना चाहूंगा। नजर डालिए तो बात क्या लिखी हुई है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटीज ऑब्जेक्टिव इज नॉट मेयरली टू गिव एजुकेशन बट टू गिव एजुकेशन इन सच अ मैनर एज टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल, मोरल, सोशल डेमोक्रेसी। This is what modern India needs and this is what all well-wishers of India must promote। तो ये था एम किसका, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का। मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल थॉट है, मॉरल है, सोशली डेमोक्रेटिक यहाँ पे भारत होना चाहिए, उस तरीके की एजुकेशन नौजवानों को प्रोवाइड करी जाए। सिर्फ एक एजुकेशन यानी कि साइंस पढ़ाना, मैथ्स पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, हिंदी पढ़ाना, इस तरीके की चीजें तो पढ़ाई जाए, सिर्फ ये पढ़ा के उनको नहीं छोड़ दिया जाए। उनके अंदर मोरली, इंटेलेक्चुअल जो आईक्यू है वो पैदा करना। तो ये सारी चीजें इस सोसाइटी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का एम था, और इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ऑप्शन बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ पे इन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की यहाँ पे 8 जुलाई 1945, 8 जुलाई 1945 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट नोन एज ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड इन इंडिया इन द ईयर 1820। ब्रह्मो समाज कितनी बार कर चुके हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। अब आप लोगों को मैं बता भी चुका हूं कि कितने तरीके के मूवमेंट थे, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो दो तरीके की बातें थी। यहाँ पे रिफॉर्म का मतलब होता है जो चलती आ रही चीज है उसमें सुधार, रिवाइवलिस्ट मतलब जो पहले एक्चुअल यहाँ पे ओरिजिनल चीजें थी उसको दोबारा से उत्थान करना। तो यहाँ पे जो ब्रह्मो समाज है इसकी स्थापना किसने करी थी, 1828 में राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय यहाँ पे संस्थापक थे ब्रह्मो समाज के। Who defeated the ruler of Malwa with the help of Behlol Lodi, the governor of Lahore? मुहम्मद शाह, आप लोगों को पता है ना कि मुहम्मद शाह ने, ये कौन थे देखो, खिज्र खां, मुबारक शाह, मुहम्मद शाह, सिकंदर लोदी नहीं, ये सारे ये कौन है। खिज्र खां किसने स्थापना की, सईद वंश की स्थापना करी। तो मोहम्मद शाह सईद वंश के ही आगे रूलर थे। और मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी की मदद से यहाँ पे मालवा को कब्जाया था। और मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को, अब आप बोलोगे कि लोदी वंश भी तो था, जी बिल्कुल, ये वही है जो बहलोल जो थे, बहलोल लोदी, उन्होंने ही लोदी वंश की स्थापना करी थी। लोदी वंश से पहले सईद वंश था, तो सईद वंश में मोहम्मद शाह सेकंड लास्ट रूलर थे। बहलोल लोदी की मदद से यहाँ पे मालवा जीता था। और बहलोल लोदी को यहाँ पे एक टाइटल दिया गया था, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, खान ए खनन। जो टाइटल दिया था किसने दिया था, मोहम्मद शाह ने ही दिया था, खान ए खनन। तो ये टाइटल बहलोल लोदी को यहाँ पे इस जीत के बाद ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, इन विच ईयर द फॉलोइंग in which of the following year revolutionary nationalists such as Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Sukhdev and other founded Hindustan Socialist Republic Association HSRA? अब आप लोगों के दिमाग में ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि HSRA की स्थापना तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव ने करी ही नहीं थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमसे क्यों पूछा गया, क्या ये बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है? नहीं, बिल्कुल गलत क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे इन डेप्थ मीनिंग आप लोगों को समझ में आना चाहिए। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आप लोगों को लेके चलूंगा। यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करने से पहले मैं बात करूंगा HRA की। HRA क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और रिपब्लिकन आर्मी भी कहा जाता था।
तो ये बात है 1923 और 1924 के अराउंड की। तो इस दौरान यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिदानंद सन्याल, एस सन्याल, इनके द्वारा और भी एक दो लोग और थे, इनके द्वारा यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। ये इसका मुख्य उद्देश्य जो था ना, एम, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो एम था, इनका उद्देश्य था आर्म्ड रेवोल्यूशन, आर्म्ड रेवोल्यूशन, और भारत में आर्म्ड रेवोल्यूशन लाना भारत में, और एक एस्टेब्लिशमेंट फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, आर्म्ड रेवोल्यूशन लाके, आर्म्ड रेवोल्यूशन टू एस्टेब्लिश फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनका एक यूनियन, जैसे कि आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही जाती है कि इंडिया इज अ यूनियन, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया वही चीज़ है। आर्म्ड रेवोल्यूशन, ये आर्म्ड हथियार लेकर, मतलब अपने दम पर, अपनी फोर्स पर, अपनी ताकत पर ये रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी उसके पीछे एक कारण ये भी था, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो चौरी चौरा कांड के कारण यहाँ से वो जो यूं कहीं कि असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया गया था। तो उसके कारण जो यंग लोग थे, जो यूं कहीं कि जो जवान खून था, गर्म खून था, उनके अंदर एक बहुत यहाँ पे फीलिंग ऐसी आई कि भाई जब हम अपने दम पर अपने देश में राज स्थापित कर सकते हैं तो क्यों हम अहिंसा का मार्ग अपनाएं। और उसका किस कारण, जो कि अंग्रेजों की गलती के कारण, अंग्रेजों हुकूमत के कारण जो चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ ही भारतीयों ने एक पुलिस स्टेशन को यहाँ पे कब्जा लिया था और उसमें आग लगा दी गई थी। तो उस बात को देखते हुए तो जो नौजवान थे उन हर पूरे देश भर में, सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल जी और इन जैसे लोग ही नहीं, पूरे देश में एक थोड़ी सी आक्रोश था गांधी जी के खिलाफ भी और साथ ही साथ अंग्रेजों के खिलाफ भी। तो ये एक रीज़न यहाँ पे ये भी था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। अब हुआ क्या, काकोरी कांड। आप लोगों को पता है कि काकोरी कांड इसी रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा करवाया गया था। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी भी इन्वॉल्व थे। अब यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल की पूरी जो स्टोरी है मैं पहले बता चुका हूँ, इस काकोरी कांड की पूरी स्टोरी बता चुका हूँ, तो उसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जब राम प्रसाद बिस्मिल और सारे जो लोग थे उनकी जब अरेस्ट हो गए, उसके बाद फिर जो कोर्ट केस चला और उसके बाद फिर जो फांसी हो गई थी, अब बात आ गई 1928 में। अब 1928 में यहाँ पे 1928 में, इससे पहले ही यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी इनसे मिल चुके थे, रिपब्लिक एसोसिएशन से मिल चुके थे। आप लोगों को पता ही है वहाँ पे काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी थी उसमें इन्वॉल्व थे, बट यहाँ पे वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, उनकी फांसी नहीं हुई थी। तो 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी और सुखदेव जी, इन लोगों ने मिल के फिर से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को दोबारा रिवाइव करा था 1928 में। अब यहाँ पे क्योंकि भगत सिंह जो कि बहुत विद्वान आदमी थे और उन्होंने पढ़ाई पढ़ी थी और वो लेफ्ट विंग की तरफ, उस टाइम पे जो यूं कहीं जो माओवादी जो विचारधारा थी, लेफ्ट विंग विचारधारा थी, मार्क्सिस्ट विचारधारा थी, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो वहाँ से ये वर्ड आया था सोशलिस्ट का, सामाजिक सोशलिस्ट। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट, तो पहले जो थी ना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यहाँ पे सोशलिस्ट वर्ड उन्हीं के द्वारा यहाँ पे रखा गया था, इंक्लूड करा गया था। तो बेसिकली जो HRA था तो वो HSRA में तब्दील हो गया, HSRA में तब्दील हो गया। ठीक है, HSRA में तब्दील हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे वही पूछना चाहता है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे,
उन्होंने HSRA की स्थापना कब करी गई थी। ये पूरी मैंने कथा क्यों सुनाई है आप लोगों को, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना तो बहुत टाइम पे बहुत बार इतना डिटेल में नहीं बताया जाता कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में क्या फ़र्क है। दोनों के जो फाउंडिंग ईयर हैं वो अलग है, फाउंडिंग मेंबर हैं वो भी अलग हैं। बट बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि HSRA की स्थापना हुई, बस ये HSRA यूँ है कि वो दोबारा रिवाइव हुआ, तो उसको यहाँ पे 1928। कई बार ऑप्शन ऐसे आ जाएं कि भाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की फाउंड किसने करा, और उसमें वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, तो राम प्रसाद बिस्मिल सही भी होगा आंसर। कई बार उसमें ऑप्शन में ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह इंक्लूड कर दिए जाएंगे, तब राम प्रसाद बिस्मिल आंसर सही नहीं होगा। तो इस बात को देखते हुए मैंने सोचा कि पूरी एक छोटी सी स्टोरी के रूप में आप लोगों को बताऊं कि भाई HRA और HSRA में क्या फर्क है और क्या कंफ्यूजन आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1928 आंसर बिल्कुल सही होगा। अब उसके बाद जब चंद्रशेखर आजाद जी की स्वर्गवास हुआ, तो उनके जो, क्योंकि वो आप लोगों को पता ही है, खुद की पिस्तौल से, बंदूक से उन्होंने अपनी ही जान कुर्बान करी थी अपने देश की आज़ादी के लिए। तो यहाँ पे HSRA उसके बाद ठंडा पड़ गया, उसके बाद नहीं रिवाइव हो, क्योंकि आप लोगों को भी पता है भगत सिंह जी और सुखदेव जी, ये सारे लोग फिर ज़्यादा दिन नहीं रहे थे दुनिया में। और इन जैसे लोग होना बहुत मुश्किल बात है, इन जैसे लोग और कोई नहीं थे और ना ही हो पाए, फिर आज तक और कोई नहीं हो पाया, तो इसीलिए ये एसोसिएशन आगे इतनी नहीं बढ़ पाई थी। फिर गांधी जी का भी प्रभाव ज़्यादा था भारत पे, और फिर वो जो एक यूँ कहें कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी गांधी जी के प्रभाव में थे, जो एक, क्योंकि किसी भी रेवोल्यूशन, किसी भी क्रांति के लिए लीडर्स की ज़रूरत होती है, तो लीडर्स ही सारे अगर बात करने लगेंगे कि भाई हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना है, तो जो हिंसक प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो छुप के ही काम करेंगे और वो उतने लाइमलाइट में नहीं आ पाएंगे। डैश वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी कि अशांति के जनक, भारतीय अशांति। भारतीय अशांति से क्या मतलब है, ये एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू देखो ब्रिटिशर्स का, कि अगर आप जिस जगह पे राज कर रहे हो वहां पे एक अशांति फैल गई है, वहां के लोग आपके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, वहां के लोग अपना पूर्ण स्वराज की बात करने लगे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली ब्रिटिश जो रूलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उसमें अशांति क्या, उसमें तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फादर ऑफ इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक, आप लोगों को पता है कि लाल बाल पाल, जो कि गरम दल के जो कांग्रेस विभाजित हो गई थी दो हिस्सों में, गरम दल और नरम दल, तो गरम दल में ये थे, ये थोड़े उन्हीं जैसे लोग थे कि ये अपने दम पर अपनी लड़ाई लड़कर चाहते थे, नरम दल वाले चाहते थे कि भाई प्रोटेस्ट वगैरह कर लेंगे यार, हम आराम से मिल जाएगी हमें आज़ादी। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता है, माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, इसका आंसर खुद दोगे ना। पहली क्लास में मैंने बता रखा है ना कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट क्या था। ब्रह्मो समाज क्या है, खुद बताओ। ब्रह्मो समाज है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट सुधारक। प्रार्थना समाज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट, क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड था कि जो मुस्लिम यूथ है उनकी भी वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए, तो ये भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। आर्य समाज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नहीं था, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ये वैदिक कल्चर का बढ़ावा, वैदिक कल्चर को वापस वैदिक कल्चर की तरफ झुकाव, वैदिक कल्चर को मानना, वैदिक कल्चर को बढ़ावा देना, उसमें बिलीव करता था कौन, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। किसने करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती जी ने। कब करी थी, 1875 में, 1875। जो वैदिक कल्चर है, वैदिक टीचिंग है, वैदिक की जो शिक्षाएं हैं, वो सारा बढ़ावा देने के लिए आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। तो ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्म तो ऑब्वियसली देखो, अगर कोई चीज चलती आ रही है उसमें
कमियां आ गई हैं, ठीक है, तभी तो हम कहेंगे कि ना ओरिजिनल की तरफ वापस जाओ। तो इसका मतलब जो कमी थी उसको तो सुधारना ही है। अब सुधार क्या होता है, रिफॉर्म करना होता है, पर तरीका क्या है, ओरिजिनल की तरफ वापस जाना, वेदों की तरफ वापस जाना। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्मिस्ट तो अपने आप हो ही गया, बट इसको बेसिकली बोला जाता है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो वैसे तो अगर देखा जाए लॉजिकली तो होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ऐसा लिखना कि नॉट अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, ये उसके आइडियोलॉजी पे तो ठीक है, बट जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो तो रिफॉर्म की तरफ ही हो रहे हैं ना, बदलाव तो ला ही रहे हैं। बट आइडियोलॉजिकली यहाँ से हमसे चीजें पूछी गई, आर्य समाज बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो बात आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 72, मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर। देखो ये कितनी बार बताए हम भाई, इसका आंसर 1526 है, डिफीटिंग सुल्तान ऑफ दिल्ली इन बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई में। अब आपका काम क्या है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और कौन था, बाबर वर्सेस कौन था, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। विच मुगल रूलर इज नोन फॉर हिज आर्किटेक्चरल मास्टरपीस द ताजमहल। ताजमहल, भैया ताजमहल जो कि प्यार की निशानी के नाम से जाना जाता था आज से कुछ टाइम पहले तक। अब तो लोग उतना विश्वास नहीं करते, क्वेश्चन बहुत करते हैं उस बात पर, ताजमहल पर। हाँ, आज भी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है और वंडर, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है ताजमहल। किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां द्वारा बनाया गया था। किसकी याद में बनाया गया था, क्योंकि इनकी जो बेगम थी मुमताज, उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो वो क्वेश्चन खड़ा होता है ना कि भाई प्यार की निशानी के रूप में, तो वो क्वेश्चन इसलिए खड़ा होता है कि भाई ऐसा कौन सा प्यार था, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी वाइल गिविंग बर्थ टू 14th चिल्ड्रन। 14th चाइल्ड की जो उनकी बर्थ पे, मतलब उनकी पैदाइश के टाइम पे ही मुमताज की मृत्यु हुई थी। तो बेसिकली इसी बात पे वो क्वेश्चन खड़ा होता है। खैर उसे तो हमसे तो लेना देना क्या, हमें जो क्वेश्चन यहाँ पे बात पूछी गई थी ताजमहल, इस ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा था। मुमताज की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1631 में, और ताजमहल बन के तैयार हुआ था 1653 में। तो 1631 से 1653 में यहाँ पे ताजमहल पूरा तैयार करा गया था। ताजमहल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक, वाइट मार्बल जो संगमरमर, किससे बना हुआ है, वाइट मार्बल संगमरमर। ये आया कहाँ से था, ये राजस्थान से आया था। राजस्थान से भी कहाँ से, मकराना, मकराना, राजस्थान मकराना से। यहाँ पे आप लोगों को एक ना नहीं, दो नाम पता होने जरूरी हैं। एक चीफ आर्किटेक्ट का, चीफ आर्किटेक्ट कौन, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। और दूसरे कौन, चीफ कंस्ट्रक्टर, चीफ कंस्ट्रक्टर कौन, उस्ताद ईशा खान, उस्ताद ईशा खान। तो ये दो नाम आप लोगों को इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, क्योंकि कई बार बेसिकली पूछा जाता है, पूछा गया भी है कि चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। और एक बार एसएससी में पूछ लिया गया था कि चीफ कंस्ट्रक्टर कौन थे, तो उस्ताद ईशा खान, ईशा नहीं ईशा, ईशा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड इब्न बतूता एज द काजी और जज ऑफ दिल्ली। इब्न बतूता को जज, दिल्ली का जज यानी कि काजी, किसने नियुक्त करा था, तो यहाँ पे इब्न बतूता को जज नियुक्त करने वाला, काजी नियुक्त करने वाला है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। इनके कुछ ऐसे 5 एक्सपेरिमेंट ऐसे रहे, आर्मी, सिक्के चलाना और अपनी कैपिटल शिफ्ट करना, तो उस तरीके की ऐसे जो बेस
फिजूल की जो चीज़ें इन्होंने ली, तो मतलब डिसीजन लिए, तो उसकी वजह से इन्हें पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। इब्न बतूता की अगर बात करें, क्यों उनको इतनी बड़ी उपाधि दी गई, काजी की उपाधि? देखा जाए तो इब्न बतूता थे कहाँ थे? इब्न बतूता पहन के जूता निकले थे मोरक्को से, ठीक है, मोरक्को से निकले थे पहन के जूता। कौन? इब्न बतूता। और मोरक्को है कहाँ पे? अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्री है। 1333 में इब्न बतूता यहाँ पे आए थे, 1333 के उस टाइम की ये बात है। तो इब्न बतूता यहाँ पे आए, ट्रैवलर थे ये, अलग अलग जगह घूम रहे थे, अलग अलग चीज़ों को रूबरू हो रहे थे और अलग अलग चीज़ें यहाँ पे जान रहे थे। फिर इन्होंने एक किताब लिखी थी, रेहला। किसने? इब्न बतूता। बुक रिटन बाय इब्न बतूता। 1337 की बात आ जाती है। अब 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किसको? इब्न बतूता को भेज दिया था, कहाँ? सेंट टू चाइना, चाइना भेज दिया था, टू प्रमोट इस्लाम, प्रमोट इस्लाम, ठीक है, इस्लाम को और विस्तार के लिए चाइना भेज दिया गया था इब्न बतूता को, क्योंकि ट्रैवलर था भाई, उसको बोला कि तेरा काम ही यही है, तो वो निकला ही अपने घर से जूता पहन के इसलिए था कि भाई घूमेगा तो जा चाइना घूम। अब आगे बढ़ते हैं। विच एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरिहरा एंड बुक्का? हरिहर और बुक्का, पिछली क्लास में बताया था, ये पूरा क्वेश्चन ही आ गया ये, तब तक मुझे नहीं पता था कि सेम क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आपको बताया था जब विजयनगर एम्पायर की हम बात कर रहे थे, ठीक है, विजयनगर एम्पायर की अगर जब बात कर रहे थे तब मैंने बताया था हरिहर और बुक्का, इन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर लेवल पर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन लिखने वाले क्वेश्चन में, डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हरिहर और बुक्का द्वारा, हरिहर 1 और बुक्का 1, तो इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी गई थी 1336 में। Next question, which dynasty ruled in southernmost district of Tamil Nadu with Vaigai River Basin as the heartland of the kingdom? किस राजवंश ने तमिलनाडु के सुदूर दक्षिणी जिलों पर शासन किया था तथा वैगई नदी बेसिन राज्य का केंद्र था? तो ये है चोलास। चोलास 2 बार आते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो चोल साम्राज्य कहाँ था? सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। तो बस बेसिकली इन जितने भी ये वंश थे ना जो साउथ के थे, उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, वही याद करनी होती हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इसको आप याद करोगे तो इसको आप याद कर लेना, ठीक है। चोल वंश ऐसा था जो यहाँ पे सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, वाईगई रिवर जिसके अराउंड, वाईगई रिवर के अराउंड ही उनका साम्राज्य था। 77वां क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम ऑफ इंडिया? इक्ता सिस्टम, इक्ता से ही आप कर लो याद, इल्तुतमिश, IQTA इक्ता, और इल्तुतमिश, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, ये कौन थे? फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। और सुल्तान जो है, टाइटल गिवन बाय खलीफा, खलीफा जो कि धर्मगुरु होते हैं, खलीफा द्वारा सुल्तान की उपाधि दी जाती है। पहले सुल्तान थे, पर आप लोगों को पता है कि इल्तुतमिश पहले राजा तो नहीं थे दिल्ली सल्तनत के, इनसे पहले एक राजा और थे, वो कौन थे? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ऐबक सुल्तान नहीं थे, उन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, सिपा सलार की उपाधि ली थी। मैंने आप लोगों को बताया था, उन्होंने अपने जीवन में सुल्तान नहीं अपनाया था। सुल्तान की उपाधि लेने वाले पहले सुल्तान कौन थे भारत के? शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। कौन थे? शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ही इक्ता सिस्टम, यानी कि शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम की स्थापना करी थी। इक्ता सिस्टम क्या था? जो लूटी हुई जमीन थी, क्योंकि खुद की जमीन थोड़ी थी, लुटेरे थे, बाहर से आए हुए थे ये लोग, तो लूटी हुई जमीन को यहाँ पे
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। किसमें? वहां के गवर्नर बना दिए गए थे उस जगह के, उस एरिया के। उसको उनको क्या बोला जाता था? तो जो गवर्नर बनाए गए थे इख्तेदार। इख्तेदार। अब इख्तेदार का क्या काम होता था? इख्तेदार का काम होता था इख्तेदारी कलेक्ट करना। इख्तेदारी मतलब टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स कलेक्ट करना। तो इख्ता जो सिस्टम है बेसिकली क्या हुआ? ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम हुआ। ये क्या हुआ? लैंड रिवेन्यू सिस्टम। सोच के देखो, बाहर से आए, देश को कब्जाया, यहाँ के जो राजा थे उनको मारा, उनको खत्म करा, देश को कब्जाया, यहाँ से जमीन लूटी, लूटने के बाद उस पर टैक्स उगाया, और टैक्स उगाने के बाद एक सिस्टम बना दिया जिसको बोला गया इख्ता सिस्टम, जहाँ पे इख्तेदार वहाँ के गवर्नर अपॉइंट करे गए और इख्तेदारी यानी कि लैंड रिवेन्यू यहाँ पे जनरेट करा गया। किसके द्वारा? शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, जिसको एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। ठीक है। और एक्चुअली मतलब एक्चुअल फाउंडर ये थे, और फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। 78th हु एंडेड द पल्लवा रूल बाय डिफीटिंग अपराजिता। देखो नाम तो अपराजिता रख दिया, पर ये पराजित हो गए। और इसी के साथ हमारा कैमरा भी नीचे गिर गया। एक सेकेंड। चलिए वापस आ गए हम। ठीक है। तो यहां पे क्या था? पल्लव रूल डिफीटिंग अपराजिता। अपराजिता को हराकर अर्ली 10th सेंचुरी में किसने? आदित्य चोला ने। किसने? आदित्य चोला ने। यहाँ पे महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन वन, ये तो खुद पल्लव वंश के राजा थे। ठीक है, खुद पल्लव वंश के राजा थे। तो यहाँ पे किसने हराया था? आदित्य चोला वन ने हराया था। और ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट आंसर है, आदित्य चोला वन। आदित्य चोल कौन थे? आदित्य चोल जैसे कि इल्तुतमिश एक्चुअल फाउंडर थे। ठीक दिख रहा है ना? इल्तुतमिश एक्चुअल फाउंडर थे किसके? स्लेव वंश के। तो उसी प्रकार से चोल साम्राज्य के एक्चुअल फाउंडर कौन थे? आदित्य चोला, एक्चुअल फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। 79th क्वेश्चन, इख्तेदार अंडर सल्तनत एंड जागीरदार अंडर मुगल्स वर डिप्लॉयड एज द ऑफिसर्स ऑफ। अभी समझाया आपको। जो सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत से के बाद मुगल साम्राज्य आया ना, तो सल्तनत के टाइम पे इख्तेदार थे, वही जागीरदार होते थे मुगल के टाइम पे। तो वो क्या थे? रिवेन्यू कलेक्शन के लिए। रिवेन्यू कलेक्शन मतलब क्या है? कि पैसा उगाही करना यार, टैक्स उगाही करना। ठीक है। 80th क्वेश्चन, हु वर द अपोजिंग फोर्सेस ऑफ बैटल ऑफ हल्दीघाटी। हल्दीघाटी की लड़ाई एक्चुअली में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी, बट अकबर ने पार्टिसिपेट नहीं करा था लड़ाई में। तो अकबर और राणा प्रताप, यहाँ पे होना चाहिए था महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी हल्दीघाटी की लड़ाई। और इस लड़ाई में अभी अगर आप ये बोलेंगे कि भाई अकबर नहीं था, तो कौन था? उस मुगल सेना को लीड कौन कर रहा था? उस मुगल सेना को लीड कर रहा था मान सिंह। मान सिंह वन। मान सिंह वन ऑफ अम्बेर। ठीक है, ये लीड कर रहे थे मुगल आर्मी को। और इनकी लड़ाई थी किसके साथ? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जी के साथ इनकी लड़ाई थी। और महाराणा प्रताप कहाँ के थे? मेवाड़ के। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी की भी लड़ाई हुई थी। हल्दीघाटी एक दर्रा है, रास्ता है, कहाँ पे? राजस्थान में। वहाँ पे ये लड़ाई हुई, बहुत घमासान भीषण लड़ाई हुई।
इसमें बोला जाता है कि किसी की जीत नहीं हुई, बट एनसीईआरटी के द्वारा जो बात है उसको हम मानेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। तो जो विनर है यानी कि इस लड़ाई के विजेता हैं वो अकबर, जिसकी फौज को मान सिंह वन लीड कर रहे थे, उन्हें बोला गया है। बट जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, उसमें यही बोला जाता है कि इस लड़ाई का जो नतीजा है वो कुछ भी नहीं निकला था। और बेसिकली हुआ क्या था कि दोनों ही पीछे हट गए थे, पर दोनों ही तरफ बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुई थी, बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई थी। ज़्यादा असर महाराणा प्रताप की फ़ौज को पड़ा था, क्योंकि एक तो महाराणा प्रताप की फ़ौज छोटी, रिसोर्सेज कम, वहीं मान सिंह और अकबर की जो फ़ौज थी वो बहुत विशाल और उनके पास रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे जीत किसकी हुई थी? अकबर की, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आगे बढ़े। चोल किंगडम वाज प्राइमरीली लोकेटेड इन प्रेजेंट डे। चोल साम्राज्य क्या है? चोल है तमिल साम्राज्य, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो चोल साम्राज्य तमिलनाडु का है। और इसकी अगर और ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊं तो हम पिछली क्लासेस में जा चुके हैं, उससे ज़्यादा डिटेल मेरे हिसाब से जितने भी ये किंगडम साम्राज्य बनते हैं उसमें उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। मैं बता देता हूँ बेसिकली आप लोगों को क्या क्या याद करना है। एक तो फाउंडर इन्हीं सभी का, फिर दूसरा साथ साथ आप याद रख लोगे एक्चुअल फाउंडर, फिर रखोगे आप ग्रेटेस्ट रूलर किंग, फिर याद रखोगे प्रेजेंट डे में वो कहाँ पे था साम्राज्य, तीसरा आप याद रखोगे उनकी कैपिटल का, चौथा आप याद रखोगे लास्ट रूलर का। तो मेजरली अगर आप इतनी चीज़ें भी याद रख लोगे तो आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनते हैं यूपीएससी को छोड़ के वन डे एग्जाम में, ये इतनी ही मोटे रूप से चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगर आप जब ये चीज़ें पढ़ने जाओगे तो उनके साथ साथ कुछ कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन और मिलेंगी, वो भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो जैसे ये क्वेश्चन बनता है इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों का पूरा हो जाएगा। आगे बढ़े तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी हैड इट्स कैपिटल। देखिए कैपिटल पूछ लिया गया, तो राष्ट्रकूट की जो कैपिटल थी वो थी मान्यखेता। मान्यखेता राष्ट्रकूटा इसकी कैपिटल थी। राष्ट्रकूटा वंश के ही टाइम पे अजंता, एलोरा की केव्स और एलिफेंटा केव्स, ये उसी समय की बात है। तो यहाँ पे जो कैपिटल थी वो मान्यखेता कैपिटल थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23 साल के भगत सिंह थे। सोच के देखो आप में से कितने सारे लोग 23 साल से बड़ी उम्र के होंगे। मैं खुद 23 साल से बड़ा हूँ। क्या मैं भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी का 1% भी हूँ? नहीं, कोई नहीं है। आप लोगों को तो पता ही है कि इस देश की हर माँ चाहती है कि भगत सिंह पैदा हो, बट उसके घर में नहीं, किसी और के घर में पैदा हो। तो ये एक सोच के देखो वो क्या लोग थे, क्या शख्स थे जो 23 साल की उम्र में ऐसे काम करके चले गए जो आज भी आप और मैं सोच भी नहीं सकते। उतना जिगरा, उतना दम। हाँ, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस बहुत अलग हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसी और भी लोग थे जिनका हमें नाम भी नहीं पता, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस टाइम पे भी, इस उम्र में, इससे छोटी सी उम्र में भी, बट जो सोच उनकी थी, मैं काम पे उतना नहीं जाऊं, सोच उनकी, जो विचारधारा थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो इतनी स्ट्रांग थी ना उस उम्र में, इतनी क्लियरिटी होना। आज का तो टाइम ऐसा है कि हम 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के भी लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनकी जो सोच में क्लियरिटी नाम की चीज ही नहीं होती। खैर, ये सब हुआ किससे था? पढ़ाई से, एजुकेशन से हुआ था। इसीलिए एजुकेशन पे जोर दिया जाता है कि पढ़िए और उसको दिल से, दिमाग से दोनों समझिए, तभी जाके वो क्लियरिटी, वो आइडियोलॉजी बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड? देखिए क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन। 1928 में भगत सिंह अलॉन्ग विद चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव जी, ये कब बनाई गई थी? ये पहले हमसे पूछ लिया गया और अब हमसे उसका नाम पूछ लिया गया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये यहाँ पे नाम था। Which of the following British officers has announced the partition of Bengal in the year of 1905? बंगाल पार्टीशन इस पूरी सीरीज के पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था।
तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन, यहाँ पे आप लोगों को पता है बंगाल ऐसी जगह है जो दुर्भाग्य से 2 बार विभाजित हुई है। 2 बार कैसे विभाजित हुई? पहला तो ये विभाजन हो गया इस बंगाल के 1905 विभाजन में, जो वेस्ट बंगाल है यानी कि वेस्ट साइड ऑफ बंगाल, उस समय जो बंगाल पूरा बंगाल था वो हिंदुओं के लिए विभाजित कर दिया गया था, और ईस्ट बंगाल यानी कि ईस्ट साइड ऑफ बंगाल है उसे मुस्लिम के लिए विभाजित कर दिया गया था। अब सिर्फ 6 साल बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार बहुत बड़ी घटना है, दिल्ली दरबार, क्योंकि दिल्ली में किंग जॉर्ज और उनकी पत्नी मैरी, किंग जॉर्ज पंचम फिफ्थ यहाँ पे, और उनकी वाइफ इंडिया में आई थी। किंग जॉर्ज के स्वागत के लिए ही गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी करवाया गया था। ठीक है, किंग जॉर्ज दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। 1911 में एक दिल्ली दरबार, यूं सोच के देखो कि भाई एक राजा आ रहा है और वो आके दरबार लगाया है उसने, और वो इतने बड़े साम्राज्य का राजा है और यहाँ पे आके क्या करेगा? देश में जो अपनी स्वतंत्रता के लिए जो बात थी वो छिड़ चुकी थी। यहाँ पे जगह जगह पे लोग आंदोलन कर रहे थे, जगह जगह पे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। एक जो प्रोटेस्ट था वो इसके खिलाफ भी बहुत तगड़ा था। प्रोटेस्ट इन जनरल ऐसे नहीं आज के जमाने की जगह उस टाइम तक कि बहुत सारे लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे हो गए थे, वो बातें होने लग गई थी। आगे चल के वैसा प्रोटेस्ट भी हमने देखने को मतलब पढ़ने को मिलता है कि वो जो सब कुछ त्याग दिया था, नौकरी त्याग दी थी और बिल्कुल वहाँ के जो प्रोडक्ट भी बायकॉट कर दिए थे, और एक ऐसा डू और डाई सिचुएशन भी आ गई थी। पर वो वाली सिचुएशन नहीं थी, बट लोगों के मन में बहुत आक्रोश था कि ये विभाजन के प्रति बहुत आक्रोश था, विभाजन के प्रति बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट था उस टाइम पे भी। और उस प्रोटेस्ट को और लोगों को थोड़ा सा खुश करने के लिए भाई दरबार सजा है, दरबार में आके कुछ घोषणाएं तो होंगी। अब किंग जॉर्ज ने 2 बड़ी घोषणाएं करी और इस 2 बड़ी घोषणाओं को आप लोगों को याद करना है। एक, विभाजन खत्म हुआ, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन का यहाँ पे मनाही हो गई। दूसरा, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, यानी कि नई कैपिटल बना दी गई, और वो नई कैपिटल कौन सी थी? दिल्ली। उससे पहले क्या थी? कलकत्ता, अर्लियर। जब ये हो रहा था, देखो लॉर्ड कर्जन तो हमें पता चल गया 1905 में, जब ये हो रहा था यानी कि कब? दिल्ली दरबार जब हो रहा था तब यहाँ पे वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग उसके 1900 जो दिल्ली में, जब दिल्ली कैपिटल कब बनी थी? 1912 में। आगे ही लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर भी एक बम का धमाका हुआ था, पर बच गया था हार्डिंग। वो हुआ क्या था कि जो ये क्रांतिकारी युवा थे, इन्होंने एक प्लान बनाया था कि भाई हार्डिंग को उड़ाएंगे। भाई बहुत तंग कर दिया इसने, कम वक्त ना ढंग से प्रोटेस्ट करने दे रहा है और लोगों को खुश करने के नाम पे ये कैंसिलेशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन तो हो गया है, बट बहुत सी देखो क्रूर तो ये थे ही, शासन इन्हें करना ही था, लोगों में जन आक्रोश तो था ही। बट फिर क्रांतिकारियों ने क्या सोचा? इसको उड़ा देते हैं, बहुत हो गया इसका भाई, अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया, इसको उड़ा देते हैं। तो हार्डिंग साहब यहाँ पे दिल्ली के चांदनी चौक के एरिया, दिल्ली अपनी पूरा उसमें निकले थे, और उड़ाने का पूरा इनका इरादा था किंग जॉर्ज को भी। और उसमें हार्डिंग की ये जो गाड़ी थी उस पे ये बम का धमाका हुआ था। और उस टाइम पे जो इन्होंने सोचा था, जो गाड़ी जा रही थी ना, तो वो हुआ क्या था, इन्होंने सोचा था कि जिस गाड़ी के जो फुट रेस्ट होता है ना, जो चढ़ते हैं जिसपे, उस पे फूल पत्ती गिरी हुई थी, तो इनको लगा कि भाई राजा साहब इसी में होंगे, और अगर राजा इसी में है तो उड़ा दो इसे। हुआ क्या, वो होर्डिंग की गाड़ी निकली, राजा की नहीं निकली, तो होर्डिंग की गाड़ी पे वो बम का धमाका हुआ, बट मरा नहीं इसमें। खैर
आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करेंगे। आज की क्लास को यहाँ पे तो हम टेढ़े आ गए, खैर वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। आखिरी के बचे हुए 25 क्वेश्चन आप लोगों को इसी अंदाज में दमदार और मज़ेदार तरीके से आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की सारी क्लास आप लोगों ने अच्छे ढंग से देखी होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है, अगर कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा, हड़का भी दीजिएगा किसे, जो लोग गलत बोल रहे हैं उन्हें, मुझे नहीं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।